चलो, शास्त्री जी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आयरन लेडी का दौर आया। आयरन लेडी को आप जानते हैं, बहुत ही सशक्त, बहुत ही कठिन फैसले लेने वाली एक सुलझी हुई महिला, स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी। दृढ़ता ऐसी, कई युद्धों में सफलता और बांग्लादेश की मुक्ति, पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति, बांग्लादेश का गठन सब इन्हीं के चाहते हुआ। एक अच्छी प्रशासक, एक अच्छी प्रधानमंत्री, एक सशक्त नेता। जैसे कि आज मोदी जी निर्णय लेते हैं, उसी तरह इंदिरा गांधी जी निर्णय लेती थी। किसी तरह का कोई दबाव नहीं। जो भी विद्यार्थी नए हो, कृपया हमारे कॉमचेरिया, हमारे आपके कॉमचेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा विषय है आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। चुनौतियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शास्त्री जी के बारे में हमने पढ़ा। शास्त्री जी के पहले थोड़ा सा 1960 का ब्यौरा लिया। अब हम शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी के दौर पे आ गए। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मृत्यु से कांग्रेस के सामने, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने दोबारा से राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हो गया। क्या हुआ? शास्त्री जी की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा से ही, जैसे कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद एक संकट आया सामने कि किसको आखिर में प्रधानमंत्री का पद दिया जाए, तो शास्त्री जी ने निर्वहन किया। लेकिन ताशकंद समझौते के दौरान, ताशकंद में एक समझौते के लिए गए थे, के दौरान अचानक से उनके देहांत का समाचार। उसके बाद फिर से शोक की लहर दौड़ पड़ी और शास्त्री जी की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा से राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हो गया। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, ध्यान दीजिएगा, इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। दोनों ही लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। देखिए, कड़ा मुकाबला श्री मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत, तब क्या था ये? बंबई प्रांत था, के मुख्यमंत्री पद पर, मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। अब देखिए, बंबई प्रांत था क्या, समझ लीजिए। बंबई प्रांत था उस समय का, तो आज का मौजूदा महाराष्ट्र और मिलाकर था गुजरात को। ध्यान दीजिए, उस समय जो बंबई प्रांत था, तो मौजूदा जो इस समय हमारे पास महाराष्ट्र व गुजरात, ये पूरा मिलाकर पहले उस सन में बंबई कहलाता था। देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। मौजूदा समय का महाराष्ट्र और गुजरात ही उस समय बंबई प्रांत कहलाता था। तो मोरारजी देसाई क्या थे? बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। मतलब कि आज के समय के हिसाब से अगर हम सोचें तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और वो कड़ा मुकाबला इंदिरा गांधी जी के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई मंत्री पद पर भी रह चुके थे, केंद्रीय में भी।
इसीलिए एक दावेदारी बहुत प्रबल बन रही थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी की भी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, ध्यान दीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। ये देखिए उपलब्धि, मतलब पहले के वर्षों में उससे जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में भी, मतलब कुछ साल पहले, कांग्रेस अध्यक्ष का पद धारण कर चुकी थी। और ये मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात जो हमारा एरिया है, जो उस समय बंबई प्रांत कहलाता था, वहां पर मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री के पद पर भी रह चुके थे। दोनों की बहुत ही घनिष्ठ दावेदारी थी प्रधानमंत्री पद के लिए। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। और बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया। सूचना प्रसारण मंत्री तो वो थी ही, तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने मन बना लिया इंदिरा गांधी को समर्थन देने का। लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकती थी। सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी, सबका समर्थन नहीं मिला इंदिरा गांधी जी को। फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। परिणाम क्या आया आप देखिए। अब इसके बाद परिणाम क्या आएगा, जब गुप्त मतदान किया सांसदों ने, उसमें क्या मतदान में जो परिणाम आया, इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। मोरारजी देसाई को परास्त कर दिया, हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के दो तिहाई से अधिक मत प्राप्त हुए। 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया। इन्हें 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी
कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का हस्तांतरण, पार्टी ने सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। बहुत ही शांति से कार्य हुआ और इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, परिपक्वता के रूप में देखा गया। आप लोग मेरी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक बार आपको थोड़ा रिवीजन दे देता हूं इस टॉपिक का। इसमें जो विशेषता थी, आपने क्या देखा, बड़े ही मैच्योरिटी से, बड़े ही सुलझे हुए विचारों से श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट मिले और मोरारजी देसाई एक सम्मानजनक उनको हराया उन्होंने। देखिए, हमारा ये था कि शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी की जो स्थिति थी, तो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी ने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। बड़े नेताओं में इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। किस तरीके का मतदान किया? गुप्त मतदान किया और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक, 2/3 से ज्यादा सांसदों ने अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी ने सत्ता का हस्तांतरण बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। किसके रूप में? भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लग गया, थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी को थोड़ा समय लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों तक, लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों तक ही मंत्री पद पर रह पाए। कम दिनों से मंत्री पद पर थी, ये कहानी थी। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। बड़े नेताओं में इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया था, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। क्या हुआ? इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं कायम की जा सकी, तो फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दे दिया और नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी ने सत्ता का हस्तांतरण बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया और इसे ही भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। इतना सुलझा हुआ जो परिणाम आया और जो लोकतंत्र की सफलता, नए प्रधानमंत्री को
जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में बहुत ही बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी, बहुत कम दिनों से, बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी, इसीलिए उनको जमने में एक समय लगा प्रधानमंत्री के पद पर। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा। देखिए आप अपने बारे में कैसी आपको अनुभूति होती है कॉम्पिटिटिव के लेक्चर्स पढ़ने के। अब हम आपको जॉब अलर्ट बताने जा रहे हैं। कुछ जॉब्स आई हैं आपके लिए। आज के स्थानीय समाचार पत्र में जो जॉब हमने देखी, इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब विद्यार्थियों के लिए स्पेशली यहाँ लेकर आए हैं। देखिए जॉब आपके पास जो है, एक तो पहले आप जान जाइए कि 36,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की निकली और जिसकी परीक्षा 11 फरवरी को होगी, जिस दिन RO का पेपर। ध्यान दीजिएगा। हमने अपने कम्युनिटी में 5 फोटो शेयर की हैं और भी मैं फोटो शेयर कर दूंगा। सारी फोटो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन है। मैं फोटोज के माध्यम से उसमें 5 फोटो शेयर किया हूं और भी मैं शेयर कर दूंगा, पूरा विज्ञापन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपके लिए आई है जॉब यहाँ पर, देखिए आप जो हम यहाँ स्थानीय समाचार पत्र से आपको जॉब अलर्ट बता रहे हैं। जॉब ये है यहाँ पे, यूपीएससी ने जारी किया है जॉब, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 457 पोस्ट है। ये IAS, IPS, IRS और इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसकी सारी पोस्टें निकल दी। 457 सीट है और 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 9 जनवरी यूपीएससी की लास्ट डेट है। सॉरी, ये IAS वाला फॉर्म नहीं है, CDS का फॉर्म है, सॉरी। 457 पोस्ट है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, CDS। ये डिफेंस सर्विस के लिए है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, OTA। ये देखिए नहीं है इसमें, OTA, IMA, AFA और नेवल एकेडमी, NA के लिए पोस्टें आती हैं। OTA के लिए आपकी उम्र जो होगी CDS का है, OTA के लिए 25 साल उम्र होती है। तो ये पोस्ट है upsc.gov.in पे। इसके बाद अगला जॉब है THDC का है। THDC में 80 पोस्ट आई है नौकरी के लिए। आपके अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कीजिए, अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कीजिए आप। लास्ट डेट है 10 जनवरी 2024। अच्छा, अब NARL में जॉब है आपके लिए। NARL एक संस्था है, इसमें जॉब है। 15 पोस्ट है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, 15 पोस्ट है। ये आपकी है साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए है और इंजीनियर के लिए जॉब है। 15 जनवरी लास्ट डेट है। अब इसके बाद 2024 आ जाएगा, जो जनवरी आएगा, याद रखिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, AU का मतलब आप समझिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आए हैं। 162 पोस्ट आई यूनिवर्सिटी में। इसमें आपके पास है असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म सजाया था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। 2 जनवरी लास्ट डेट है, 2 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें आपकी जो PhD वगैरह, नेट क्वालिफाई और PG के साथ MPhil वगैरह डिग्री इसमें मानी जाएगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जॉब आई है। इसमें 45 पोस्ट आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, प्रशिक्षक विभिन्न प्रकार के टीचर जो होते हैं, इंस्ट्रक्टर, उनके लिए है। प्रशिक्षक की नियुक्तियां हैं, जिसकी 22 जनवरी 2024 ये लास्ट डेट है। इसके बाद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP में जॉब आई है। ये आपकी 11 पोस्ट आई है। ITBP में पोस्टें आती हैं। ये कमांडेंट इंजीनियर, कमांडेंट पोस्ट है आपकी इंजीनियर, डेजिग्नेशन है
कमांडेंट इंजीनियर होते हैं वहाँ के। इसकी लास्ट डेट है 9 जनवरी 2024। ठीक है। और भी जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी में बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में सहायक कुल सचिव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की आई है इग्नू में। इग्नू में पोस्ट आई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। और इसकी वेबसाइट आप नोट कीजिए www.ignu.ac.in। और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में आई है जॉब प्रकाशन सहायक। इसकी लास्ट डेट है 29 जनवरी 2024। www.nmnh.nic.in। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। अपने गोल को अचीव करिए। हमारे मोटिवेशनल रील्स को भी देखा करिए। ये आपके अंदर एक नव ऊर्जा का संचार करेगी, आपके अंदर एक प्रोत्साहन और एक मोटिवेशन अपने की फील्ड की बढ़ती है क्योंकि हम इसमें बड़े बड़े मेंटर्स का, बड़े बड़े कोचिंगों का और सफल प्रशिक्षकों के भी यहाँ पे रील्स डालते हैं जिनको कि आप देख के मोटिवेटेड हो सकते हैं। साथ ही साथ मेरी एजुकेशनल रील्स में कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ भी मैं शॉर्ट क्लिप्स 10 सेकंड की, 9 सेकंड की बनाता हूँ विद्यार्थियों के मोटिवेशन के लिए कि वो अंदर से उत्साहित हो और उनके अंदर एक उम्मीद जगे कि यस आई कैन डू दिस। हम भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था पर पूरी जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 18 हम पढ़ा रहे हैं, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे। अच्छा, एक और सूचना आपको बता दूं, यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ये जो विद्यार्थी एलएलबी किए हुए हैं, एलएलएम किए हुए हैं या आपकी एडुकेसी या जुडिशरी फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, जो भी रिसर्च किए हुए हैं लॉ में, ये सारे विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर आने वाली है। मैं आपको कुछ लेक्चर्स में इसके पूरे सिलेबस को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, एक लेक्चर बना के आप लोग देखिएगा। आप लोग आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पढ़िए। अभी नया जो आपका भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस और एविडेंस साक्ष्य अधिनियम जो बदले हैं, ये सारी चीजों पे मैं आपको एक लेक्चर दूंगा कि जो नई प्रणालियां पृष्ठभूमि आई हैं, इसमें जो समराइज हमारे पास मैटर आया वो क्या है, बीएनएस क्या है, बीएनएसएस क्या है, साक्ष्य अधिनियम क्या है, इन सब चीजों पे भी जो कुछ धाराएं बदली है, नंबरिंग, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सिलेबस बड़ा ही कठिन होगा इस बार, क्योंकि वो चीजें जो रिकॉल है आपको पहले से याद है, उसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना, उसकी नंबरिंग, धारा अगर फर्ज करिए धारा कहीं पे कुछ नंबर पे है तो वो बदल गई है, कंटेंट तो सेम है लेकिन धारा का नंबरिंग बदल गया है। और कुछ जैसे आपकी जो कुछ अपराध थे जैसे बाल यौन उत्पीड़न और महिला इस पे रेप केस पे, तो इसमें डायरेक्ट जो है सजा का, मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और नई जो आप बेयर एक्ट खरीदेंगे उसके लिए रुक जाइए, अभी बेयर एक्ट छपने दीजिए नई वाली। अब न्यू बेयर एक्ट लीजिएगा अगर आपको एपीओ, जुडिशियरी या हायर जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो प्लीज मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा रुकिए, बेयर एक्ट को लेने से पहले सोचिए। अभी बेयर एक्ट में पूरा का पूरा नए तरीके से छप के आएगा तो वो लीजिएगा। बड़े रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण जुडिशियरी आई पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल रिव्यू चैनल कॉमचेरिया पे। इसी तरीके से हम नियमित आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर एक प्रयास में आपका सहभागी बनेंगे। और वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम आज हमें आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमचेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी सिलेक्शन तक